श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं वन्दे श्रुतज्ञानं। हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा, हो देवादिदेवा करू तारी हूँ सेवा। वन्दे 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 श्रुतज्ञानं 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 वन्दे शासनं शासनं वन्दे शासनं शासनं। नमो नमो प्रणाम। नमो नमो गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो शब्दपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण और प्रथम प्रकरण में वर्ण विचार पूर्ण करने के बाद हम शब्द विचार देख रहे हैं। तो याद कर लेते हैं कि शब्द विचार जो है कि शब्द, ये शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के शब्द। कौन कौन से? जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, क्रियावाचक। जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द। ऐसे शब्द के कितने प्रकार हुए? तो 4 प्रकार के शब्द यहाँ पर देखे, ये 4 प्रकार के शब्द। तो यहाँ पर जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक शब्द। तो जातिवाचक शब्द का उदाहरण जैसे कि पर्वत, नदी, देश, मनुष्य, पक्षी, समूह का बोध हो। समूह का अगर बोध हो तो वो क्या है कि समूह का बोध होने वाला जो होता है वह जातिवाचक शब्द है। समूह का जिससे बोध हो, जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में हम क्या दे सकते हैं? मनुष्य जाति, पक्षी की जाति, ओके, पशुओं की जाति, पशुओं की जाति इत्यादि। जैसे कि मनुष्य, पक्षी, पर्वत, कोई स्थान आदि विशेष हो तो वो सारे क्या है? वो सारे ऐसे जातिवाचक शब्द है। और ऐसे ही जातिवाचक शब्द जो है उन्हीं जातिवाचक शब्द
दूसरा गुणवाचक शब्द जैसे कि जैसे सामान्य लाल से गुण गुलाब दिखाए। लाल है, विशेषता लाल फूल बताना, तो उसका विशेषण गुण बताओ। बताए। विशेषण विशेषता बताने वाला यानी विशेषता वाला शब्द, जैसे लाल पीला हरा सफेद इतना कलर ही नहीं लेना है। इसके होशियार। सिवाय भी जैसे कोई उनके उनमें रहे हुए गुण हो, गुण की अवगुण हो, ऐसे शब्द जो है हिंसक हो, निर्ममी हो, फिर लालची हो, फिर इधर होशियार हो, बुद्धिमान हो, ये सारे शब्द भी कौन सा शब्द है? गुणवाचक शब्द। पंडित तीसरा जी, द्रव्यवाचक शब्द में पर्टिक्युलर एक का नाम आता है। नाम। पर्टिकुलर एकच वस्तू वस्तू पार्टिकुलर कोई किसी का अगर नाम से अगर जाना जाए, पार्टिकुलर अगर कोई किसी अगर नाम से अगर हो तो वो कौन सा शब्द है? वो शब्द द्रव्यवाचक शब्द है। तो ऐसे तीन प्रकार के शब्द। और चौथा शब्द जो है कि चौथा शब्द क्या है? क्रियावाचक शब्द, अर्थात क्रिया को सूचित करते हैं। क्रिया को क्रिया को सूचित कर सूचित करने वाला शब्द जो है वो क्रियावाचक शब्द है। जैसे कि चालू, खाना पीना, खाना रहना, पीना, रहना, चलना, उठना, पढ़ना करना, इत्यादि उठना। जितने भी सारे शब्द है वो शब्द क्या है? वो क्रियावाचक शब्द है। अब आगे, अब सारे के सारे का म्यूट कर लेंगे। अब यहाँ पर कि ये चार प्रकार के जो शब्द है, इन्हीं चार प्रकार के शब्द को हम दो विभाग में विभाजित कर देते हैं। इनको दो विभाग में विभाजित करके किया जाएगा। एक विभाग एकमात्र क्रियावाचक शब्द के लिए है, एक विभाग जो है ये सिर्फ क्रियावाचक शब्द के लिए। और यही जो क्रियावाचक शब्द चतुर्थ नंबर जो शब्द है यहाँ पर क्रियावाचक शब्द, तो ये क्रियावाचक शब्द का एक नाम दिया गया है, जो कि संस्कृत में, संस्कृत के व्याकरण भाषा में उसे कहा जाता है, यानी लौकिक व्यवहारिक, यानी लौकिक व्यवहार को धारण करने वाला जो हो, अर्थात लौकिक क्रिया को जो धारण करने वाला हो, उसे धातु कहते हैं। इसीलिए ये क्रियावाचक शब्द को क्या कहा जाता है? तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, ये यानी क्रियावाचक शब्द का एक नाम यहाँ पर अलग विभाग हो गया कि धातु। तो फिर प्रश्न आता है कि बाकी सारे ये शब्द को क्या कहा जाता है? जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, उसके लिए भी कोई है क्या? हाँ, उसके लिए भी एक संज्ञा है। जैसे कि यहाँ पर धातु अर्थात के लौकिक व्यवहार में, के लौकिक व्यवहार को धारण जो करें उसे धातु, यानी लौकिक व्यवहार को, व्यवहार अर्थात क्रिया, यानी लौकिक क्रिया को जो धारण करे उसे धातु कहते हैं। तो लौकिक क्रिया जो है, तो लौकिक क्रिया यहाँ पर अगर देखा जाए तो लौकिक क्रिया कौन से? तो जैसे खाना पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे के सारे कैसे? तो ये सारे के सारे लौकिक व्यवहार है। ये लौकिक क्रिया है, लोगों के द्वारा करने वाला जो क्रिया है। तो इन सारे क्रियाओं जो है, तो इन क्रिया को ही क्या कहा जाता है? तो इन क्रिया को ही, अथवा ऐसे क्रियावाचक शब्द को ही धातु कहा गया है। अर्थात चतुर्थ नंबर शब्द को अब इस नाम से जानेंगे, क्रियावाचक शब्द को किस नाम से जानेंगे? तो धातु के नाम से जानेंगे। जैसे नम, संस्कृत में बोलेंगे नम, नम का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करना, तो ये क्रियावाचक शब्द है। लेकिन अब अभी से हम क्या जानेंगे? इस नम को क्या बोलेंगे? नम धातु है, पट धातु है, चल धातु है, हंस धातु है, रट धातु है, क्रीड धातु है, चिंत धातु है, क्रुद्ध धातु है। अर्थात इन सबका अर्थ है एक एक करके। जैसे नम, नम का अर्थ होता है कि नमस्कार करना, नमन करना। पट अर्थात पढ़ना, अध्ययन करना। पथ यानी गिर जाना। अट यानी घूमना, भ्रमण करना। चिंत अर्थात चिंतन करना, जैसे शोक करना। ये सारे क्या है? ये सारे क्रिया है। लेकिन क्रियावाचक शब्दों को संस्कृत भाषा में, व्याकरण भाषा में उसे क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। अर्थात क्रियावाचक शब्द को धातु कहा गया है। तो फिर बाकी के तीन शब्द को, तो बाकी के तीन शब्द जो है वो दूसरा विभाग है। एक विभाग में एकमात्र क्रियावाचक शब्द, और दूसरे विभाग में आगे बोला गया कि धातु सिवाय, यानी धातु रहित बाकी शब्द को, धातु को छोड़कर बाकी सारे शब्द को नाम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको नाम कहा जाता है। और ये नाम और धातु
ये यानी दो विभाग में ये शब्द जो है शब्द दो विभाग में विभाजित हो चुका है। एक विभाग नाम और दूसरा विभाग है धातु। अर्थात शब्द के चार प्रकार के जब शब्द थे उन चार प्रकार के शब्दों को दो प्रकार से कर दिए, एक नाम स्वरूप में और दूसरा धातु स्वरूप में। और ये नाम स्वरूप में और धातु स्वरूप में, नाम का आगे जाकर हम देखेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, वो खेलता है, वो करता है, इन सारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया गया है? क्रिया का किया गया है। क्योंकि खेलना, उठना, पीटना, उठना, बैठना, पढ़ना, पीना, धोना, रोना इत्यादि ये सारे जो है ये सारे वो क्रिया संबंधी है। तो स्टार्टिंग में हम शुरुआत में सर्वप्रथम क्रिया का ज्ञान जो है वो क्रिया ज्ञान यहाँ पर देखेंगे, और क्रिया ज्ञान होने के बाद आगे जाकर हम आगे उसके बाद आगे के यहाँ पर देखेंगे। तो क्रिया ज्ञान में सर्वप्रथम की क्रियावाचक शब्दों के यहाँ पर धातु कहा गया है। तो इन्हीं क्रियावाचक शब्द जो है इन्हीं क्रियावाचक शब्द और इसी क्रियावाचक शब्द को धातु। तो ऐसे धातुएं कितने हैं? धातुओं के विभाग, क्या कोई ऐसे धातुओं के विभाग है कि संपूर्ण एक ही विभाग में है धातु? तो धातु जो है धातु के भी विभाग है। धातु लगभग ऐसे सुना जाता है कि 2000 जैसे धातुएं हैं। कहीं कहीं ऐसे भी सुना जाता है कि ऐसे धातु पाठ में 22,000 से भी ज्यादा ऐसे धातु हैं। सामान्यतः ऐसे धातु पाठ में अगर देखा जाए तो ऐसे 2000 धातुएं हैं। अब 2000 धातुओं को एक साथ रख दिया जाए, जैसे कि कोई ऐसे किराना का स्टोर हो और किराना स्टोर में कौन कौन से सामान पाए जाते हैं? सामान्यतः किराना स्टोर में कौन कौन सा सामान पाए जाते हैं? जे सर, और गेहूं दाल, शक्कर, गेहूं, दाल दाल, चावल, गेहूं, दाल, चावल, गेहूं, हल्दी, चीनी मसाला, इत्यादि बहुत सारे ऐसे। मसाला। हाँ, तो ये सारे किराना स्टोर में मिलता है। क्या किराना स्टोर वाले सबको एक ही जगह पे रखते हैं कि उसके लिए अलग अलग विभाग करके रखते हैं? अलग 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 विभाग करके अलग अलग विभाग किया है ना कि सभी को एक साथ मिक्स करके रख देते हैं। नहीं, अलग 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 हाँ, अलग विभाग करके। अलग अलग विभाग करके अगर देखा जाए तो अलग अलग वो विभाग करके रखा है। उसी प्रकार धातु कोश में या तो फिर धातु पाठ में ऐसे 2000 धातुएं हैं। तो 2000 धातुओं को एक साथ रख दें तो किसका कौन सा स्वरूप होगा वह जानने में तकलीफ होगा। इसलिए यहाँ पर धातुओं को जो है कि धातुओं को विभाजित किया गया है। जैसे कि अगर कहीं अगर जाए तो अगर भोजन आदि का भी अगर देख लें कि ऐसे तो होटल में नहीं जाना चाहिए, तो होटल आदि में भी अगर देखे तो उनमें जो उनके मेनू कार्ड के अनुसार उनका भोजन, अर्थात मेनू कार्ड में एक होटल एक होता है, लेकिन उनके मेनू में कितने सारे मेनू होते हैं? बहुत सारे मेनू होते हैं ना। तो उन मेनुओं में अगर देखा जाए कोई ये भोजन है, कोई ये भोजन है, कोई ये भोजन है, कोई ये भोजन है, इतने सारे वो भोजन संबंधी वहां पर दिया जाता है। तो उस प्रकार अलग अलग वहां पर विभाग किया है। इसी प्रकार 2000 जो धातुएं हैं उन 2000 धातुओं को अलग अलग विभाग में विभाजित किया गया है। और इस विभाग ये जो विभाग जो बोला जाता है कि धातु समुदाय के जो विभाग, अर्थात धातु समुदाय के जो विभाग है, और उसी विभाग को संस्कृत भाषा में उसे गण के स्वरूप में उसे जाना जाता है कि उसे गण कहा जाता है। यानी धातु समुदाय के जो विभाग है उसी विभाग को यहाँ पर गण के नाम से जाना जाता है। यानी धातुओं को 10 गण में विभाजित किया गया। गण अर्थात जो इन 2000 धातुओं को है, इन 2000 धातुओं को 10 विभाग में उसे विभाजित किया गया है, यानी उसका 10 ग्रुप बनाया गया, और उसी ग्रुप को संस्कृत में उसे गण कहा जाता है। कौन कौन से गण है? तो 1 से 10 गण है। कुछ धातु पहले गण में, कुछ धातु चतुर्थ गण के हैं, कुछ धातु छठे गण के हैं, कुछ धातु 10वें गण के हैं, कुछ धातु 5वें गण के, तीसरे गण के, 7वें गण के, 9वें गण के, 8वें गण के। यानी ये धातु समुदाय, उनमें क्या है कि उनमें एक समानता अगर देखा जाए, उनमें समानता, एक समान रूप मिलता है, एक समान उसका आकार प्रकार आदि होता है, तो उसको एक विभाग में ले लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए लाखों विद्यार्थी बोर्ड में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी कितने हैं? तो वो बोर्ड में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी लाखों होते हैं।
लेकिन उनको क्या 5 विभाग में हम विभाजित कर सकते हैं? मान लीजिए 50 लाख विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम दिए, जब उसका रिजल्ट निकलता है तो उस रिजल्ट में कितने ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड और ई ग्रेड, इन 5 ग्रेड में सारे के सारे लाखों विद्यार्थी आ जाते हैं, तो आ जाते हैं 50 लाख आ जाते हैं। उसी प्रकार 2000 धातुएं जो है, उन 2000 धातुओं को 10 विभाग से विभाजित किया गया। उसमें भी जैसे ग्रेड में वहां पर एक परसेंटेज होता है कि इतना से इतना परसेंट हो तो वो इस ग्रेड में आएगा, इतना से इतना उसका परसेंट हो तो इस ग्रेड में आएगा। उसी प्रकार उसका मूल्यांक जो होता है, उसी प्रकार इस धातु समुदाय में भी एक समान रूप वाला हो, एक समान आकार प्रकार का दिखता हो तो उसको एक विभाग, और उसी विभाग यानी धातु समुदाय के जो विभाग है तो और उसी विभाग को ही गण कहा जाता है। विभाग अर्थात ग्रुप एक समान हो, एक समान अर्थ वाला हो अगर हो तो वहां पर क्या होता है, उसी ग्रुप जो होता है तो उसी ग्रुप को ही वहां पर क्या कहा गया है, तो ग्रुप को ही गण कहा जाता है। और ऐसे संस्कृत में कितने गण है, तो याद रखना है कि संस्कृत में गण कितने हैं, तो संस्कृत में 3 गण है। और ये हरेक गण में धातुएं जो है, हरेक गण में धातुएं यानी 3-3 प्रकार के धातुएं हैं। हरेक गण में अगर देखा जाए तो उन गण में अगर धातु देखा जाए तो धातु वहां पर 3-3 प्रकार के धातु पाए जाते हैं। एक धातु परस्मैपदी होते हैं, सेकंड नंबर आत्मनेपदी और तीसरा नंबर उभयपदी। ये यानी ये धातु जो है कि हर एक गण में ये 3 प्रकार के धातुएं पाए जाते हैं। कुछ धातुएं परस्मैपदी स्वरूप में होता है, कुछ धातुएं आत्मनेपदी स्वरूप में होता है और कुछ धातुएं उभयपदी स्वरूप में होते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में अगर देखा जाए कि सहोदर हो, सहोदर का मतलब होता है सगा भाई, सगे भाई जो है ये सहोदर होते हैं। तो सहोदर होने के बावजूद एक ही घर में जो परस्पर भाई होते हैं, सगा भाई होते हैं, क्या दोनों का पसंद एक समान होता है कि कोई अलग अलग भी पसंद हो सकता है? अलग अलग होता है। अलग अलग हो सकता है। किसी को मान लीजिए किसी को मीठा पसंद है तो किसी को तीखा पसंद है तो किसी को ऐसे चटपटा पसंद है, यानी सबका पसंद अलग अलग होता है ना। हाँ। भाई होने के बावजूद भी, सहोदर होने के बावजूद भी उनको पसंद अलग अलग होता है। उसी प्रकार एक गण में एक गण के धातु होने के बावजूद वो धातु क्या होता है, वो धातु 3 प्रकार के होते हैं। कुछ धातुएं हैं जो कि परस्मैपदी होते हैं, कुछ धातुएं ऐसे हैं जो परस्मैपदी होते हैं और कुछ धातुएं उभयपदी होते हैं। अब तीनों 3 का इसका तीनों 3 किसी का पुत्र हो तो उसको उस पुत्र को क्या किस नाम से, बाहर किस नाम से उसे जाना जाएगा, जिसे जिसे मीठा पसंद है तो ये मीठा खाने वाला ये इसका पुत्र है, ये तीखा खाने वाला इसका ये पुत्र है, ये चटपटा खाने वाला ये इसका पुत्र है। उसी प्रकार उसको पहचानने के लिए अलग 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 उसका प्रत्यय, उसके निशानी के स्वरूप में। तो धातुएं ऐसे धातु ये पहले गण के ही धातु है। मान लीजिए कोई एक गण, मान लीजिए पहले गण हो, दूसरे गण हो, तीसरे गण हो, 5वें गण हो, 7वें गण हो, कोई गण हो, तो उसी गण में अगर देखा जाए तो उन्हीं गणों में अगर देखा जाए तो उसी गण में धातु समुदाय जो है तो उनको पहचानेंगे कैसे कि ये परस्मैपदी धातु है, ये आत्मनेपदी धातु है, ये उभयपदी धातु है। तो उनके लिए आपको अगर धातु को पहचानना हो तो उसको रूप को पहचानना पड़ेगा। यानी रूप, तो रूप कब बनता है, तो ये धातु जब ये जो ये क्रियावाचक शब्द है, क्रियावाचक शब्द धातु, लेकिन क्रियापद जब बनाते हैं तो क्रियापद बनाते समय उसमें कैसे क्रियापद कैसे बनता है, तो विभक्त्यांतम पदम, अर्थात विभक्ति का प्रत्यय जिसके अंत में हो उसे पद कहा जाता है। तो ऐसे ही जैसे कि धातु यहाँ पर है खाना, लेकिन मान लीजिए ये खाना, अगर खाना मैं खा रहा हूं तो फिर अगर मैं खाऊंगा तो उसके साथ क्या बोलूंगा, मैं खाना अर्थात मैं खा रहा हूं। अगर हम सब है तो वहां पर क्या करेंगे, हम सब खाना अथवा हम सब खा रहे हैं। खा रहे हैं। तुम के साथ यूज करना हो तो तुम खाना खा रहे हो। खा रहे हो, और वह के साथ यूज करना हो तो वह खाना खा रहे हैं। वह खाना खा रहे, और वे हो तो
रहे हैं, खा रहे हैं। अब देखिए धातु तो एक ही था ना, खाना धातु था, लेकिन उनका प्रयोग अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें क्या हो रहा है, रहा हूं। ठीक है, हम सब कर रहे हैं तो रहे हैं। ठीक है, कोई दूसरा कर रहा हो तो मेरे सिवाय कोई दूसरा, तुम कर रहे हो तो वहां पर हो। कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों को छोड़कर कोई तीसरा कर रहा है तो है। बहुवचन वाला हो तो हैं। तो इस प्रकार से वो क्या, वो क्रियापद उसे बोला जाता है। क्रिया को करने, क्रिया को सूचित करने वाला जो पद होता है ना, उसे ही क्रियापद कहते हैं। अर्थात इसी प्रकार नम धातु है। नम क्या है कि नम धातु है। नम का अर्थ क्या है कि नमस्कार करना, ये नम धातु है। लेकिन नमस्कार कौन कर रहा है, ये जिस पद से अगर जाना जाए, ये जिस पद से हमें सूचित हो, उस पद को क्या कहेंगे, तो उस पद को क्रियापद कहेंगे। जैसे नामामि इतना लिख दें तो उसका अर्थ क्या होगा, मैं नमस्कार करता हूं। कौन होगा उसमें, मैं नमस्कार करता हूं। लेकिन नमंती लिखे तो वो नमस्कार करे, वे सब नमस्कार करते हैं। क्या होगा उस समय, वे सब नमस्कार करते हैं। अर्थात यहाँ पर वो क्रिया के पद को वो सूचित करने वाला, की क्रिया को सूचित करने वाला पद, क्रिया कौन कर रहा है ये सूचित जिससे हो, उसे ही क्या होता है, वही क्रियापद। और क्रियापद बनाने के लिए जरूरी क्या है, तो देखिए एक में मी प्रत्यय लगाएं, नामामी, क्या प्रत्यय लगाएं उसे, मी। लेकिन जब कर रहे हैं, वे सब नमस्कार कर रहे हैं, तब वहां पर क्या अंति लगाएं। तो मी और अंति ये सारे क्या, ये सारे प्रत्यय है। यानी जब तक प्रत्यय धातु के साथ, जब तक वो प्रत्यय न लगे, तब तक क्या नहीं बनता है, क्रियापद। तो ऐसे ही उनके ऐसे धातुओं को कैसे पहचाने कि ये परस्मैपदी धातु है, आत्मनेपदी धातु है कि उभयपदी धातु है। तो कुछ धातु हैं कि जिसको वो उसको परस्मैपदी का ही प्रत्यय लगते हैं। परस्मैपदी धातु के साथ कौन सा प्रत्यय लगेगा, परस्मैपदी का प्रत्यय लगेगा। और आत्मनेपदी धातु हो तो उसके साथ आत्मनेपदी का प्रत्यय लगेगा, उसका परस्मैपदी का प्रत्यय नहीं लगता है। और कुछ धातु ये ऐसे हैं कि जिसमें दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं, अर्थात उसका दो दो रूप होता है। जैसे कि नमामि नमस्कार करता हूं, लेकिन मैं बंधन करता हूं तो क्या होगा, बंदे, अहम बंदे। तो एक में मी लगा और एक में ये लगा, तो दोनों प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय तो एक ही है कि प्रथम पुरुष एक वचन के मैं के लिए ही लगा। नमामि उसमें क्या है, मैं नमस्कार करता हूं। अहम बंदे यानी मैं बंधन करता हूं, दोनों में बंधन कर, लेकिन उसमें धातु अलग अलग है। एक कौन सा है, एक परस्मैपदी का है, तो दूसरा क्या है उसमें आत्मनेपदी का है। तो कुछ धातु ये ऐसे है कि जिसका दोनों रूप होता है। जैसे कि एक धातु ऐसे मान लीजिए, जैसे कि नी धातु है, तो नी धातु का मी प्रत्यय लगाएंगे तब उसका अर्थ होगा नयामी, तो कि मैं ले जाता हूं। और दूसरा नाये आत्मनेपदी का रूप लगे तो वो भी नी धातु का क्या होगा, नाये, तो भी क्या होता है, मैं ले जाता हूं। तो यानी कुछ धातु ऐसे कि जिसमें दोनों पद के प्रत्यय लगते हैं। बाकी पार्टिकुलर जो जिस धातु होगा उस धातु के साथ उनके प्रत्यय लगेगा। अगर परस्मैपदी का प्रत्यय लगा है तो समझना कि धातु कौन सा पद है, धातु कौन से पद वाला है, परस्मैपदी। धातु का, धातु में जो आत्मनेपदी का प्रत्यय लगा हो तो फिर समझना कि धातु कैसे है, वो आत्मनेपदी वाला प्रत्यय है। और जहां प्रत्यय दोनों प्रकार के जहां पर प्रत्यय लगते हैं तो वहां क्या समझना है कि धातु कैसे है, उभयपदी धातु है। यानी हर एक गण में धातुएं कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के धातुएं पाए जाते हैं। और क्या है संस्कृत में विशेषता, तो हर एक गण में धातुएं जो 3 प्रकार के जो है, उनमें एक क्रियापद, जैसे कि अभी बताया कि क्रियापद बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। अब तो सर्वप्रथम देखें कि संस्कृत में धातुओं को कितने गण में विभाजित किया गया है, 10 गण। यानी गण का अर्थ क्या है, ग्रुप या तो समुदाय। यानी धातुओं के समुदाय को ही क्या कहते हैं, गण कहते हैं। गण कहा जाए या तो उसको बोले तो उसका ग्रुप बोला जाए, धातु समुदाय को ही गण कहा गया है। तो ऐसे गण कितने हैं, 10 है। सामान्यतः काल कितने प्रकार के, काल अर्थात टेंस 3 प्रकार देखे तो सामान्यतः यहाँ पर 3 ही टेंस होते हैं ना। कौन कौन से हैं, वर्तमान भविष्यकाल। सही है, वर्तमान है, भूत है, भविष्य है। हर एक भाषा में देखेंगे तो 3 ही है, लेकिन यहाँ भी 3 ही है, मुख्यतः 3 ही है। लेकिन वर्तमान का कोई भेद नहीं है।
इंग्लिश की तरह अलग अलग वहां पर 12 प्रकार के वहां पर कर देते हैं, वो तीन के हर एक का 4-4 प्रकार है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस प्रकार से नहीं है। यहाँ पर जैसे भूतकाल 3 प्रकार के भूतकाल है, भविष्य काल 2 प्रकार के हैं, कुछ ऐसे हैं कि वर्तमान काल है, जो कि वर्तमान काल अर्थात वर्तमान समय में उसका क्रिया जहां पर हो रहा हो वो काल कौन सा होगा, वर्तमान काल है। कुछ ऐसे कि जो भूतकाल में हो चुका हो तो वो क्या हो, वो भूतकाल है। कुछ ऐसे हैं कि जो आने वाले समय में होने वाला क्रिया होने वाला होगा तो वो काल कौन सा होगा, भविष्य काल है। कुछ ऐसे हैं कि जहां पर ना तो वो वर्तमान में आता है, ना तो भूत में आता है, ना ही भविष्य में आता है। जैसे कि हे विद्यार्थी माता पिता को नमस्कार करें, ये कौन सा काल में आया, भविष्य काल, वर्तमान वर्तमान वर्तमान, वर्तमान वर्तमान में में अभी भी तो क्रिया तो अभी तो नहीं हो रहा है। करे मतलब गुरुजी वो नमस्कार करें। वर्तमान में अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी करें। हाँ तो वो मतलब किस में लेंगे, ना वर्तमान में तो आ रहा भविष्य, है, ना कि वो क्रिया हो चुका है, ना तो क्रिया होने वाला है। आज्ञा, तो इसमें कि इस प्रकार का अगर वाक्य हो जहां पर विधि वाक्य जिसे बोला जाए कि इस प्रकार विधि से युक्त जहां पर वाक्य इधर इस प्रकार का वाक्य रचना हो तो वहां पर कौन सा काल होता है कि विद्यार्थ या तो आज्ञार्थ होता है। समय दर्शक जैसे कि तुम्हें अभी जाना चाहिए, कौन सा काल, वर्तमान भूत भविष्य, कौन सा, इन तीनों में क्या आएगा, वर्तमान, वर्तमान आएगा ना गुरुजी। क्यों वर्तमान आना आएगा, अभी 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 मतलब वर्तमान आएगा। अभी का मतलब अभी शब्द से इस तरह से, चलो अभी शब्द में हटा दिया, तुम्हें जाना चाहिए, क्या हो आज्ञा गया, ना गुरुजी। आज्ञा हाँ तो नहीं बराबर नहीं है मैं गुरुजी, ये तीन में पूछ रहा हूँ, वर्तमान भूत भविष्य किसमें आएगा, तीनों में से आज्ञा जाना चाहिए मतलब अभी भी जा सकते हो, बाद में भी जा सकते हो। न, मतलब ये तीनों में एक ऐसे कंफ्यूज मतलब नहीं, एक ही में इन तीनों में किसमें आएगा, क्या वो वर्तमान है संपूर्ण, नहीं है, नहीं है, क्या वो भूतकाल में क्रिया हो चुका है, नहीं हो चुका है, क्या क्या इस वाक्य से पता चलता है क्या वो भविष्य में क्रिया होगा, नहीं। तो इस प्रकार का जो जिसमें समय दर्शक हो, विधि वाला हो, तो वो दो, उसके लिए दो काल है वहां पर, एक है विद्यार्थ और दूसरा है क्या है, अज्ञात। तो विद्यार्थ और अज्ञात ऐसे दो प्रकार के वहां पर, यानी एक तो हम देख लिए कि वर्तमान और एक देखे विद्यार्थ और एक देखे अज्ञात। हाँ, उसके बाद कुछ ऐसे ऐसे वाक्य ही है, जैसे कुछ ऐसे वाक्य है कि हे वत्स चिरम जीवतु, 15 minutes में। हे पुत्र तू तू दीर्घ काल तक तू जी। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, कौन से काल में है, भविष्य में आएगा, भविष्य में, नहीं पता। भविष्य में वो तो आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आशीर्वाद दे चिरंजीव रहे, तो दे रहे ये हैं, हाँ। आशीर्वाद के लिए ही उसे क्या होता है, वो एक आशीर्वाद वाला बोला जाता है। क्या होगा वो कौन सा काल, वो आशीर्वाद। और कुछ एक ऐसे हैं जैसे कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, तो ए नाम का व्यक्ति अगर विद्यार्थी, मान लीजिए ए नाम के विद्यार्थी अगर पढ़ा होता तो फिर अगर उसने ए ने पढ़ा होता तो फिर परीक्षा में उत्तीर्ण होता। ये कौन सा काल में है, अगर उसने दवाई की सेवन की होती, अगर उसने दवाई अगर उसने दवाई का सेवन किया होता तो उसका रोग दूर होता। ये कौन सा काल में है, विद्यार्थ में आएगा। इस प्रकार का अगर देखें कि इसमें क्रिया हुआ नहीं है और क्रिया होने वाला भी नहीं है, यानी उसने दवाई की सेवन नहीं की इसलिए उसका रोग भी नहीं मिटा, कार्य भी संपूर्ण नहीं हुआ। तो इस प्रकार का जो हो उसे क्रिया का अतिपतन बोला जाता है। क्रिया का जहां पर अतिपतन हो, अतिपतन का मतलब क्रिया नहीं हुआ है और क्रिया बाद में क्या है कि बाद में वो क्रिया होने वाला भी नहीं है, तो उस समय की वो काल कौन सा होगा, वो उसे बोला जाता है क्रियातिपत्ति। तो ऐसे जो है कि देखिए भूतकाल के 3 भेद, भविष्य काल के 2 भेद, कितने हुए,
3 और 2 5 5। एक विधि वाला वाक्य है और विधि वाला और समय दर्शक एक एक, कितने हुए? 5 और 2 7 7 सात 7। जिसमें क्रिया का अति पतन हो। अति पतन हो मतलब जो क्रिया नहीं हुआ है और भविष्य में नहीं होने वाला हो, वो एक हो गया। 7 और 1 8 8। 8 जिसमें आशीर्वाद दिया जाता है, कितना हुआ? 9 9 9। और जो वर्तमान में क्रिया हो रहा है वो एक वर्तमान, कितने हुए? 10 10। इस 10 प्रकार संस्कृत में काल को कितने विभाग से विभाजित किया गया है? 10 10 विभाग से। अब ये 10 भूतकाल जो है काल। कि भूतकाल भी 3 प्रकार के भूतकाल यहाँ पर जो बताएं कि 3 प्रकार के भूतकाल, मतलब आज का भूतकाल होता है, बताइए ना। हाँ आज का भूतकाल हो सकता है? नहीं होता है। नहीं होता है। अभी मान लीजिए नौकर से किए हो कि नहीं किए हो? हो- हो- आज अभी नवकाशी किए हो कि नहीं? समय भी नवकाशी से किया गया है ना। तो हाँ। अब नवकाशी का क्रिया क्या हो चुका है? भूतकाल में क्या हो चुका है ना, तो वो क्या हुआ? भूतकाल। कौन सा भूतकाल? आज के दिन का आज ही का वो है, भूतकाल हाँ। हुआ ना। तो उसे क्या बोला जाता है? वो आज के भूतकाल बोला जाता है। और जहां ऐसे भी भूतकाल होते हैं कि जो कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष मुझे रहते हुए, ऐसे कुछ मेरा 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 दिन पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले, ऐसे भी जो भूतकाल आता है वो भी एक भूतकाल है ना। वो भी एक भूतकाल है। और एक ऐसे भूतकाल है कि जो बहुत पुराने हैं, जब मैं नहीं था उस समय के पहले के, जैसे राम राजा था। राम को मैंने देखा है? नहीं राम को मैंने देखा है? नहीं ना। नहीं देखा। लेकिन भूतकाल में वो यानी वो उस प्रकार के थे। जैसे राम और रावण ने युद्ध किया था, किए थे, तो उसमें क्या होगा? वो राम और रावण की युद्ध की क्रिया, वो कौन सा आएगा? यानी जब वो भूतकाल। एकदम अति प्राचीन हो। तो इस प्रकार के कितने भूतकाल को कितने विभाग में? ये 3 तीन। विभाग में ये विभाजित किया गया है। भविष्यकाल, तो भविष्यकाल के 2, एक तो आज का भविष्यकाल हो सकता है। हो सकता है। आज का हो भविष्यकाल, सकता है, हो सकता है। तो आज का भविष्यकाल भी हो सकता है। सकता तो आज का भविष्यकाल एक विभाग क्या है? एक विभाग आज के भविष्यकाल, और दूसरा विभाग क्या है? तो वहां पर दूसरा विभाग क्या, ये छोड़ कर आज के सिवाय जो है, क्या आज के सिवाय के भविष्यकाल। इस प्रकार भविष्यकाल के कितने? ये भविष्यकाल के 2, और फिर भूतकाल के कितने? 3। 2 और 3 कितने हुए? 5। 5 और बाकी के 5 आपको समझा दिए। एक वर्तमान, एक विध्यर, एक आज्ञार, एक क्रियातिपति और एक आशीर्वाद। इस प्रकार काल को कितने विभाग में विभाजित किया गया? 10 विभाग। 10 और पद, अभी तो यहाँ पर पद बता दिए कि पद 3 प्रकार के होते हैं। कुछ परस्मैपदी, कुछ आत्मनेपदी और कुछ उभयपदी। अब वाक्य के प्रयोग जो है, हर एक भाषा में वाक्य के प्रयोग लगभग 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? जो कि एक कर्ता द्वारा किया जाए वो एक, और दूसरा या तो जिसमें एक कर्ता खुद करता हो तो वहां पर एक प्रयोग, और जब कर्ता द्वारा किया जाता हो तो वो दूसरा प्रयोग, जिसे हम इंग्लिश में वॉइस चेंज कहते हैं। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। कैसे? तो उसी प्रकार यहाँ भी प्रयोग जो है कि वाक्य का प्रयोग संस्कृत में 3 प्रकार के। क्योंकि देखिए, एक्टिव से पैसिव अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? कर्म होना जरूरी चाहिए कि नहीं? कर्म होना चाहिए कि नहीं? अगर कर्म ना हो तो फिर होगा वो? नहीं होगा। तो कर्म होना वहां पर जरूरी है। अर्थात जिसमें कर्म हो तो वो क्या, वाक्य में अगर कर्म की प्रयोग हो तो फिर वहां कौन सा प्रयोग होगा? तो उसका सामान्य से अगर कर्ता की मुख्यता से आने वाला हो तो वो क्या होगा? वो कर्तरी प्रयोग। जैसे कि एक उदाहरण के स्वरूप में, मैं आम खा रहा हूं, ये कौन सा प्रयोग में आएगा? ये करता होगा गुरुजी। मैं खुद खा रहा हूँ, करता। मेरे कर्ता द्वारा खुद खाया जा क्रिया रहा है। कर रहे हैं ना। हाँ, तो कर्ता खुद क्रिया कर रहे हैं, अतः ये प्रयोग कौन सा होगा? कर्तरी। कर्तरी। ये प्रयोग कौन सा होगा? ये प्रयोग कर्तरी होगा, क्योंकि कर्ता खुद यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं, इसलिए प्रयोग क्या होगा? कर्तरी होगा। लेकिन इसी वाक्य को
मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, कौन सा आएगा इसमें? द्वारा એટલે કર્મ वे मुख्य, क्योंकि कर्म यहाँ पर मुख्य है। मैं खा रहा हूँ नहीं, यहाँ पर नहीं है। मेरे द्वारा ये खाया द्वारा। जा रहा है। क्या खाया जा रहा है? આમ आम खाया जा रहा है। तो मुख्य कौन है इसमें? आम की मैं? तो इसमें मुख्य आम है। आम खाया जा रहा है। तो इसमें जो आम खाया जा रहा है जो इसमें, तो वो क्या है? वो इसमें मुख्य है। अर्थात यहाँ पर वो प्रयोग, कौन सा प्रयोग आएगा? वो कर्मणि प्रयोग। ठीक है। अब अगर जिसमें कर्म न हो ऐसे वाक्य में, जैसे कि मैं खा रहा हूं, ये तो कर्तरी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मुख्य कौन है? मैं, क्रिया को करने वाला है। लेकिन मेरे द्वारा खाया जा रहा है, इसमें कर्म है? नहीं है ना? नहीं है, तो इसमें नहीं कर्म नहीं है। तब उस समय कौन सा प्रयोग आएगा? तब उस समय तीसरा नंबर का जो प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, कौन सा प्रयोग लिखा गया है यहाँ पर? ભાવે भावे। तब वहां पर प्रयोग क्या आएगा? भावे प्रयोग आएगा। इस प्रकार संस्कृत में वाक्यों के अनुसार प्रयोग कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कुछ वाक्यों कर्तरी प्रयोग में होता है, कुछ वाक्य कर्मणि प्रयोग में किया जाता है, और कुछ वाक्यों को किस प्रयोग में लाया जाता है? भावे प्रयोग में होता है। और इसी का क्रियापद, जैसे कि बोला कि खा रहा हूं, जा रहा हूं, खा रहे हो, जा रहे हो इत्यादि जो है, उनको क्रियापद कैसे बनेगा? तो उनका जब तक प्रत्यय न लगे तब तक वो प्रत्यय, वो क्रियापद नहीं हो सकता है। तो प्रत्यय जो है, प्रत्यय ऐसे सामान्यतः 2 प्रकार के ही प्रत्यय है। कौन से? एक परस्मैपदी प्रत्यय और दूसरा आत्मनेपदी प्रत्यय। अगर एक में इसमें और विशेषता है कि इसमें संस्कृत में और एक चीज विशेषता है, वो विशेषता क्या है वो हम कल बात करेंगे। प्रत्यय, कौन से प्रत्यय किस प्रकार के हैं, प्रत्यय कितने हैं, कितने प्रत्यय यहाँ पर लगेंगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नमो नमः, प्रणाम। गुरुजी ये काल में दूसरा क्या लिखा है गुरुजी? वर्तमान जी। काल और उसके बाजू में क्या लिखा है काल में? હેસ્તાન ह्यस्तन भूतकाल। अभी हाँ, ये नीचे का जो है, ये नीचे का भी आपको समझा दें कि अभी 10 गण जो है, इन 10 गणों में संस्कृत प्रथमा में हम सिर्फ अभी कितने गण सीखेंगे? 4 चार। गण। कौन कौन से? पहले, पहला, चौथे, चौथा, छठे और 10वें। काल में सिर्फ अभी 4 काल ही सीखेंगे। कौन से? एक वर्तमाना, दूसरा ह्यस्तन भूतकाल, तीसरा विधि वाला वाक्य, और समय दर्शक आदि जब हो तो वो एक समय दर्शक वाला, यानी आज्ञा। ये 4 प्रकार के। और फिर पद तो यहाँ पर देख लीजिए, तीनों 3 प्रकार के पद है। प्रयोग 3 प्रकार के हैं। प्रत्यय जो है, मी, वस आदि जो प्रत्यय है, उन प्रत्यय की बात हम कल करेंगे। हाँ जी, बोलिए विद्यावेन, क्या प्रश्न है? पंडित जी, हमने वो गुणवाचक का शब्द का देखा था ना, उसमें गुण और अवगुण दोनों को जो संचित करे उस तरीके से समझना है। हाँ जी, जिसमें उसका विशेषता, चाहे वो सद्गुण हो या चाहे उसका अवगुण हो, लेकिन उसमें कुछ विशेषता उसमें दिखाई दे, वो गुणवाचक शब्द होगा। ओके। और ये कर्मणि और भावना थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट जब क्लास में हम वापस एक बार जब हम प्रयोग में करेंगे। लाएंगे, जब हम प्रयोग में लाएंगे ना, तब हम सीख जाएंगे इसको कि कैसे होता है। तो क्योंकि चेंजेस तो हम चेंज तो करते हैं ना, चेंज तो करते ही रहते हैं ना। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते हैं कि नहीं? हाँ कर्तरी से कर्मणि करना है। कर्तरी में कर्ता मुख्य होता है, कर्मणि में कर्म मुख्य होता है। और जहां पर कर्मणि कर्म न हो ही न वाक्य में, तब उस समय क्रियापद की मुख्यता होती है। और वही प्रयोग किस में आता है? भावे प्रयोग में आता है। जी जी। गुरुजी वो प्रणाम। हस्तन भूतकाल का कुछ मतलब हस्तन भूतकाल का मतलब होता है आज के सिवाय के जो भूतकाल हो, उसे हस्तन भूतकाल बोला जाता है। ओके। चलिए, नमो नमो, प्रणाम। प्रणाम गुरु प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।